साथियों, जैसा कि चर्चा में सदैव शेयर की बात होती है, शेयर अर्थात हिस्से की बात होती है और आज इसी हिस्से पर हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे देश में दो तरह की कंपनी काम करती हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। आज हम पब्लिक कंपनी के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी अधिनियम 2013 ये संसद द्वारा पास किया गया था। 2013 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। ये कंपनियों के निर्मित होने, उनके उत्तरदायित्व, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी समाप्ति, इन तमाम बातों पर नियमन करती है और अपना कानून लागू करती है, जिसके अनुसार ये कंपनियां चलती हैं। साथियों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जो कारोबार करती है, इनके अगर निवेशकों की बात करें तो इनमें प्रमोटर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं और छोटे प्लेयर्स होते हैं। अक्सर देखा गया है कि प्रमोटर्स के पास लगभग औसतन आधी हिस्सेदारी होती है, बाकी आधी हिस्सेदारी दूसरों को दे करके ये अपनी पूंजी का निर्माण करते हैं, जिससे व्यापार चलाते हैं। साथियों, इससे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। आप भारतीय एयरटेल को आसानी से आप जानते होंगे, आप एयरटेल का सिम यूज करते होंगे, आपने देखा होगा। साथियों, प्रवर्तक कंपनी का प्रारंभ में निर्माण करते हैं। ये बड़ी पूंजी वाले कुछ औद्योगिक घराने होते हैं जो अपनी एक योजना बनाते हैं। भारतीय एयरटेल की जब योजना बनी तो ऐसे बड़े पूंजीपति जिन्होंने योजना बनाई, उन्होंने कुल पूंजी का 56% अपने पास रखा। पूंजी को हिस्सों में बांटा, शेयर्स में बांटा और लगभग 56% अपने पास रखा। शेष 44% दूसरों को दिया और उस हिस्से को दूसरों को दे करके उसमें से 44% पूंजी इकट्ठा की और इस प्रकार कारोबार की शुरुआत की। साथियों, अगर हम इस 44% का अलग से वितरण देखें तो इसमें 17% हिस्सा FII के पास था, 0.5% बैंक के पास, 5% इंश्योरेंस कंपनी के पास और 14% बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के पास गया। रिटेलर्स अर्थात छोटे निवेशक के पास एक छोटा सा हिस्सा 7.5% का रहा और इस प्रकार से 44% हिस्सेदारी दूसरों को देकर के पूंजी एकत्रित की गई और उससे कारोबार प्रारंभ हुआ। ये हिस्सेदार ही इस कंपनी के मालिक हैं। तो साथियों, यदि हम प्रमोटर्स को छोड़ दें तो बाकी हिस्सेदारों पे लगभग 35% हिस्सा बड़े निवेशकों के हाथ में रहता है और अधिकतम 15% औसतन हिस्सा इन छोटे रिटेलर्स निवेशक के पास रहता है। क्योंकि अधिकांश माल बड़े निवेशकों के पास रहता है, इसलिए हर स्तर पर मार्केट में सप्लाई और डिमांड के साथ खेलते हुए ये वेव्स पैदा करते हैं और ये खेल दो हिस्सों में बस बट जाता है। एक तरफ बड़े निवेशक होते हैं जिनके पास 35% हिस्सा होता है और एक तरफ छोटे निवेशक होते हैं जिनके पास अधिकतम 15% हिस्सा होता है और ये खेल चलता रहता है। साथियों, बड़े निवेशक इस प्रकार से वेव्स पैदा करके हर स्तर पर छोटा छोटा लाभ उठाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन दाम बढ़ते हैं, दूसरे दिन दाम घटते हैं, फिर दाम बढ़ते हैं, फिर दाम घटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शेयर एक दिन में अच्छा हो गया, एक दिन में खराब हो गया। तो ये साथियों बाजार की लहरें हैं। अब साथियों, कंपनी के निर्माण के समय उसकी पूंजी को हिस्से में बांटकर, शेयर्स में बांटकर कंपनी का प्रारंभ किया गया और ये शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बतलाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सरल शब्दों में
बहुत तकनीकी पक्ष में न जाकर समझाने की कोशिश करें। साथियों, 3 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स और डीबीआर शेयर्स। ये 3 तरह की कैटेगरी होती है। साथियों, इक्विटी शेयर्स जो है, कोई भी ऐसी कंपनी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, वो अपना शेयर इशू लेकर आती है और शेयर्स को मार्केट में उतारती है और वहां से पैसा इकट्ठा करती है। इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहते हैं और बाद में यही शेयर्स जो है मार्केट में ट्रेड होते हैं। साथियों, स्टॉक एक्सचेंज में लोग सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स पर ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। इस कारण से इन्हें लोग इक्विटी शेयर्स, सिर्फ शेयर कहना पसंद करते हैं। साथियों, दूसरे शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल शेयर्स कहा गया। जब कंपनी को पूंजी की जरूरत होती है तो पूंजी बाजार में पूंजी इकट्ठा करने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर्स के रूप में हिस्सा जारी करती है और पूंजी उठाती है। जैसा कि आप प्रेफरेंस शब्द से समझ गए होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी को एक निश्चित प्रतिशत देना होता है लाभ के तौर पर। बस लाभ का वो उतना ही हिस्सेदार होता है, लेकिन लाभ के वितरण में वो निश्चित प्रतिशत जो है उसमें ऐसे शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस होता है। जैसे ऋण लेते समय ब्याज का भुगतान करते हैं, उसी तरह से जब लाभ होता है तो लाभ में उसको प्रेफरेंस के तौर पर उतना हिस्सा अवश्य देते हैं। लेकिन साथियों, इन्हें कुछ अधिकार नहीं होते। ये कंपनी की मीटिंग में वोटिंग राइट नहीं है, इनको वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास इसका अधिकार नहीं होता। इसलिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जो मिलने वाला मुनाफा है कंपनी का, वो निश्चित कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है और उसे साल के अंत में मिलता है। इस प्रकार से ये इक्विटी से अलग है। साथियों, तीसरा शेयर होता है डीबीआर शेयर। डीबीआर शेयर इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर से अलग है। ये इसलिए है कि डीबीआर शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर की तरह लाभ तो मिलता है, लेकिन उसकी तरह वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि डीबीआर शेयर होल्डर्स वोटिंग नहीं कर सकता। डीबीआर शेयर होल्डर्स वोटिंग कर सकता है, लेकिन उसके वोटिंग राइट्स निश्चित होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, पहले से तय होते हैं कि किन बातों पर उसे वोटिंग का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से साथियों, जब कंपनी को धन की जरूरत पड़ती है तो ऋण पत्र जारी करता है, डिबेंचर्स जारी करता है और इन ऋण पत्रों के माध्यम से बाजार से कर्ज उठाता है, जिसे अपने व्यापार में लगाता है। साथियों, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और दूसरा होता है सामान्य डिबेंचर्स। कभी कभी साथियों, जब कर्ज उठाते हैं और कर्ज के रूप में जब कर्ज का पत्र जारी करते हैं, तो उस समय यह बात तय कर दी जाती है कि यदि कर्ज देने वाला चाहे तो अपने कर्ज की राशि को कंपनी के शेयर पूंजी के रूप में, अर्थात शेयर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, वो शेयर होल्डर्स हो सकता है, यदि वो अपनी कर्ज की राशि वापस न लेना चाहे तो। लेकिन साथियों, जो अपरिवर्तनीय डिबेंचर होता है, नॉर्मल डिबेंचर होता है, वो कंपनी को कर्ज देने वाले होते हैं और उनको कंपनी के हिस्सेदारी में भाग लेने के लिए अपने कर्ज को बदलने का कोई अधिकार नहीं होता। जब समय पूरा हो जाता है तो उनका ऋण जो है वो वापस कर दिया जाता है। साथियों, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, देखा गया है कि उनका जो ब्याज की दर है वो कम होती है,
लेकिन जो अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं उनकी ब्याज देने की दर कुछ थोड़ी सी अधिक होती है। साथियों, यह आपको बतलाने का मतलब था कि आप शेयर मार्केट के डिबेंचर्स और शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डीवीआर शेयर्स, इनके विषय में आपको थोड़ी सी हल्की सी जानकारी हो जाए तो आपको समझना आसान होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।